बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ये आईकम पार्ट 2 इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल 20 नंबर का, और बीकम पार्ट 1 में भी इसमें से क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। तो आईकम पार्ट 2 और बीकम पार्ट 1 दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलें देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ है। तो डेप्रिसिएशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट की वैल्यू में कमी को कहते हैं। डेप्रिसिएशन बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, डी और प्रीसिएशन। डी के मानी है डिक्रीज़ करना, कम करना, और प्रीसिएशन के मानी है प्राइस को कम करना। तो बेसिकली ये जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उनकी वैल्यू में कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिक्स्ड एसेट जो कि बिज़नेस में यूज़ होते हैं, तो यूज़ के बायस उनकी वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, उनकी वैल्यू वो नहीं रहती जो कि एट द टाइम ऑफ परचेज होती है। तो इसी चीज़ का नाम डेप्रिसिएशन है। एमसीक्यूज आते हैं कि डेप्रिसिएशन किन एसेट्स की होती है। तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट की होती है। और कौन सा ऐसा एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो वो लैंड है। तो एमसीक्यूज में आता है कि सिर्फ लैंड एक ऐसा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती। तो डेप्रिसिएशन के मानी एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी है। डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो डेप्रिसिएशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, एक तो ये फिक्स्ड एसेट है, एक तो ये जो है वो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी है, और दूसरा ये जो है वो बिज़नेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस है। तो बिज़नेस में नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए या नेट लॉस फाइंड करने के लिए ये जो लॉस है, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो एक्सपेंस है, इसको भी हम चार्ज करते हैं। जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंस, एज एन लॉस, इस डेप्रिसिएशन को हम मेंशन करते हैं। और बैलेंस शीट में भी एसेट की जो नेट वैल्यू होती है वो हम मेंशन करते हैं। उस एसेट की वैल्यू में से उसकी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू उसकी होती है वो हम लिखते हैं एसेट की ट्रू वैल्यू शो करने के लिए। और हमने अगर एसेट रिप्लेस करना है तो एसेट रिप्लेस जो है करने के लिए हम एक फंड्स अकाउंट जिसका बनाते हैं ताकि हम एसेट्स को फ्यूचर में जाके रिप्लेस कर सकें। ओल्ड एसेट जो है उसको स्क्रैप में बेचकर नया एसेट ख़रीद सकें। इसके बाद जो एसेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि मशीनरी है, तो मशीनरी की प्रोडक्शन उसके यूज़ के साथ साथ उसकी कम होती जाती है, क्योंकि वो पुरानी होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो उसकी प्रोडक्शन में भी जो है ना वो कमी आती है, जिसकी वजह से हम वो एक्यूरेट प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर सकते, उतनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते जितनी कि एक न्यू मशीनरी के साथ हम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं शेयर होल्डर को, तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता होना चाहिए। एग्जैक्ट प्रॉफिट का तभी पता चलेगा जब हम उसमें से हम अपनी इनकम में से जो एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये माइनस नहीं कर लेते, तो तब तक हमें पता नहीं चलता हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है। तो ये कुछ ज़रूरियात हैं जिनके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बेसिकली इसके दो मेथड हैं, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इन दोनों के बेस पे ये दोनों मेथड जो हैं वो आईकम पार्ट 2 में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसके जो नाम है, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कास्ट मेथड है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है। ये नाम याद रखिएगा, एमसीक्यूज भी आते हैं और मुख्तलिफ नाम भी यूज़ कर सकता है क्वेश्चन के लिए। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट की कास्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं हम उस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ पे। तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है जो कि एसेट की वैल्यू में कमी का बायस बनती है। कितनी कमी हुई एसेट की वैल्यू में, कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, कितनी एसेट की वैल्यू कम हुई है। एक एसेट अगर आपने 10,000 का ख़रीदा था तो 1 साल के बाद उसको यूज़ करने के बायस उसकी कितनी वैल्यू कम हुई, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट की कास्ट में से पहले माइनस करते हैं उसकी स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं उसकी एस्टिमेटेड लाइफ पे। ये एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, अंदाज़न एक एसेट की कितनी लाइफ होगी, उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एसेट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पे एक एग्जांपल देके भी समझाया गया है, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन इज डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड ऑफ द एसेट। की जो एसेट है उसकी वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाता है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ पे, तो हमारे पास एसेट की वैल्यू आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया कि एक एसेट है उसकी वैल्यू 2 लाख है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है।
तो हम 2 लाख को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20,000 आ जाएगा। ये उसकी डेप्रिसिएशन है जो कि चार्ज की जाएगी। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो इसका मतलब है ये जो डेप्रिसिएशन है ना 20,000 हर साल यही चार्ज की जाएगी, ये कम ज़्यादा नहीं होगी। और हमेशा ये जो ओरिजिनल कास्ट होती है एसेट की, जैसे कि ये 2 लाख बताया हुआ, हर साल इसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। ये भी MCQs में पूछा जाता है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, किस वैल्यू पे, तो जो ओरिजिनल कास्ट होती है एसेट की उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। इसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं जिसे कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। तो इसमें बता रहे हैं अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द एसेट upon which depreciation is to be calculated is gone on diminishing। तो इस मेथड में क्या होता है कि हर साल एसेट की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर आल्सो गोज ऑन डिक्लाइनिंग। तो एसेट की वैल्यू भी जो है वो डिक्लाइन कर जाती है, कम होती रहती है। जैसे कि सपोज कह रहा है कि एसेट जो है ना वो 2 लाख का है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है पर एनम। द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी 2 लाख, हम 10% लेंगे तो वो 20,000 आएगा। और अगले साल जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना तो ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो हम क्या करेंगे 2 लाख में से जो उसकी वैल्यू पहले साल कम हुई थी ना वो माइनस करेंगे, तो बाकी कितना रह जाएगा 1,20,000। 1,20,000 पे अब हम 1,80,000 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। तो 10% 1,80,000 का लेंगे तो 18,000 आएगी। डिक्लाइनिंग या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि जब आप पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो दूसरे साल जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो तो कास्ट में से पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है, एसेट की वैल्यू बचती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दोबारा से इसको देख लें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है। एसेट की वैल्यू में से आप पहले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बाकी जो बुक वैल्यू उसकी बचती है ना 1,80,000, उस पर 10% चार्ज करते हैं। ये रिटन डाउन या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के हवाले से, एक तो इसकी एंट्रीज़ हैं, दूसरा इसका फॉर्मेट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लिखते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मेट बनता है, जर्नल वाला फॉर्मेट इसका बनता है, डेट लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं, लेजर फोलियो, और अमाउंट लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड की। देखें जर्नल एंट्रीज इसमें आई होंगी, क्वेश्चन में आपको बताया होगा, ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी क्वेश्चंस के अंदर, और उन्हीं के बेस पे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन हुई होगी व्हेन परचेज ऑफ एन एसेट, जब कोई एसेट परचेज किया जाता है तो उसकी जर्नल में एंट्री पास होती है, एसेट अकाउंट डेबिट होता है, और अगर बाय बैंक पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, अगर बाय चेक पेमेंट की है तो बाय कैश पेमेंट की है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो हमने बेसिकली देखना होता है एसेट को। तो एसेट यहाँ पे डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर कैश पेमेंट हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया होता कि कैश पेमेंट है या बैंक पेमेंट है, तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी में तमाम तर जो ट्रांजेक्शन्स है वो बैंक के थ्रू होती हैं, तो हम बैंक ही अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे कैश भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई ख़ास इशू नहीं है। कैश लिख लें या क्रेडिट साइड पे या बैंक लिख लें, कोई मसला नहीं। तो एसेट जो है वो डेबिट होता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है जब भी कोई एसेट परचेज किया जाता है। तो इसको हम जब शिफ्ट करेंगे ना डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जब इसकी एंट्री पास करेंगे, हम ये देखेंगे कि एसेट किस साइड पे आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा, तो ये एंट्री भी डेबिट साइड पे पास होगी। डेबिट साइड पे ये एंट्री पास होगी तो हम क्या करेंगे, जो पहली ट्रांजेक्शन होगी उसमें जो रेफरेंस लिखेंगे ना वो क्रेडिट साइड का अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेफरेंस में बैंक अकाउंट और पहली एंट्री पास कर देंगे और उसकी अमाउंट भी लिख देंगे। ठीक है, जिस एसेट का भी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा हम ये देखते हैं वो जो एसेट है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री पास होगी, अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री पास होगी। दूसरी एंट्री देखें जिसमें कह रहा है व्हेन सेल ऑफ एन एसेट, अगर एसेट को सेल करें, परचेज करने पे एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट और सेल करने पे बैंक डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब एसेट क्रेडिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे एंट्री पास होगी दूसरे वाली। ये देखें नंबर 2 बैंक की वजह से रेफरेंस में हम अपोजिट साइड का अकाउंट लिखते हैं, चाहे डेबिट साइड का हो या क्रेडिट साइड का हो। ये क्रेडिट साइड पे ये वाली एंट्री पास होगी जब भी आएगी ये वाली ट्रांजेक्शन, जब भी ये वाली एंट्री होगी। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, जब भी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी तो एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से कम होती है, एसेट क्रेडिट होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, लॉस है बिजनेस का डेबिट होगा, एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा।
तो इस एंट्री में भी एसेट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी क्रेडिट साइड पे एंट्री पास की जाएगी। तीसरे वाली रेफरेंस में हम लिखेंगे अपोजिट साइड का अकाउंट, डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन है, क्रेडिट साइड पे एसेट है, तो ये जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पे एंट्री पास करेंगे, रेफरेंस में लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। नंबर 4 में देखें, जब हम एसेट को सेल करते हैं तो यहाँ हमें सेल करने में प्रॉफिट हो रहा होता है या लॉस होता है। अगर लॉस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे भी एसेट क्रेडिट हो रहा है, ये भी एंट्री क्रेडिट साइड पे पास होगी। रेफरेंस में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एसेट को सेल करने पे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम उसी एसेट को चार्ज करेंगे जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, एसेट अकाउंट डेबिट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे एसेट डेबिट हो रहा है कैपिटल रिजर्व की वजह से, रेफरेंस में हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व और ये डेबिट साइड पे एंट्री पास होगी। ठीक है, ये एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए और उसी हिसाब से आप एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट में पास करते जाएंगे। कुछ डाटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में जिनके बेस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले आपको कास्ट ऑफ एसेट बताई होगी। जो कास्ट है वो परचेज प्राइस प्लस उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको कहते हैं, वो भी हम इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, कास्ट में एसेट की परचेज प्राइस बताई होगी, अगर उस एसेट के ऊपर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे तो वो भी हम उस एसेट की कास्ट में ऐड करके फिर उसकी कास्ट लिखेंगे। दूसरी चीज़ जो बताई होगी, डेट ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, एसेट किस डेट को परचेज किया है, तो जिस डेट को परचेज किया होता है उस डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक हम डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी होती है, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एसेट किस डेट को परचेज कर रहे हैं। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया होता है, 10% है, 5% है, 15% है, ये भी बताया होता है। अगर नहीं बताया हो तो हम वो फाइंड कर लेते हैं फार्मूला के थ्रू। और इसके बाद मेथड बताया होगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है या डिक्लाइनिंग मेथड है। और नंबर 5 नंबर ऑफ ईयर्स बताए होंगे, कितने साल का आपने वो अकाउंट बनाना है या कितने साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। नॉर्मली ये 5 चीज़ें क्वेश्चन में आपको बताई होंगी, इन्हीं के बेस पे आप ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।